हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल NCERT फैंस में। आज की क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं। वो भी थ्योरी की तरीके से पढ़ेंगे, बस रटे नहीं, आप लोग सुनते रहें तो सुनने से ही आप लोगों को याद हो जाएगा। तो 1857 द रिवोल्ट ऑफ 1857 आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसकी भूमिका क्या थी? 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभ उद्देश्य अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाना था। भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई। दूसरी तरफ भारी भरकम कर, जमींदारी के अत्याचार व अंग्रेज़ों की भू नीतियों के कारण किसान समुदाय निम्नतम स्थिति में पहुंच गया। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। 1857 में तो इसकी वजह से जो देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लगा। तो 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। तो यही सब विशेष कारण थे। 1857 जन विद्रोह में भड़क उठा। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों 10 मई 1857 कहाँ? मेरठ में मंगल पांडे द्वारा भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध स्थित आदि स्थानों तक फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह हो गया। तो यहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है। आगे है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या थे? उसके कुछ कारण भी रहे होंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। तो इन सब कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई। ये अब है राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण क्या थे? 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति। सिद्धांत प्रमुख था। वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का या व्यापकगत सिद्धांत द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राजाओं का विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम सतारा, जैतपुर, संबलपुर। सतारा जो है 1848 ईस्वी में, जैतपुर, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध जो है 1856 में
डलहौजी की नीति के, हड़प नीति के शिकार हो गए। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण बना। नोट में है, डलहौजी ने 1855 में करौली को भी अपनी व्यपगत या हड़प नीति के तहत विलय किया था, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, फलतः इसे वापस लौटाना पड़ा। करौली राज्य को भी इसने अपनी हड़प नीति के मिला लिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसे मान्यता नहीं दी, तो इसे वापस करना पड़ा। 1856 में अवध का विलय 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी। इसके लिए अवध के रेजिडेंट स्लीमैन से रिपोर्ट मांगी गई, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेज़ों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किससे? रेजिडेंट स्लीमैन से मांगी गई थी। बाद में आउट्रम को वहाँ का रेजिडेंट बनाकर भेजा गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया। तो अवध का विलय जो है कब हुआ? 1856 में अवध का विलय किया गया। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। अवध का रेजिडेंट किसे बनाया गया? हेनरी लॉरेंस को 1856 में। प्रशासनिक कारण क्या रहे होंगे? तो प्रशासन से संबंधित भी कुछ समस्याएं रही होंगी। अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे। इन सब बातों से क्षुब्ध होकर भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो चुका था, जो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधिक व खर्चीली थी, अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जन आक्रोश का एक कारण बना। तो यही सब मुख्य कारण थे 1857 के जन विद्रोह के। डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर लीं। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की जो है डलहौजी ने उपाधियां जब्त कर लीं। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। परिणामतः मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया। प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाईयत की धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, जिससे आम जन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी। तो जब उस समय 1757 में जब है प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत जनमानस से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए नील और कपास नकदी फसलों का उत्पादन करवाना शुरू किया और अनाजों की ओर ध्यान न देकर इसीलिए
अकाल की समस्या उत्पन्न होने लगी, खाद्यान्न संकट आने लगा। तो आगे अगला कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था? सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया। 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया, इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना फैल गई। तो 1850 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। कालांतर में बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों एवं अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। तो 1853 में ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण जोरों शोरों से कराया गया। अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव नीतियों ने भी विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया। अंग्रेजों की जो है नस्लवादी, काले और गोरे का भेद भी ये करते थे। (1856) में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। इसके पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा, नरबलि प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध किया। तो उस समय ये जो है पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी को ज़बरदस्ती भारतीयों पर थोपना चाहते थे और भारतीयों को जो है उससे नाखुश रहे। इसका ये भी कारण बना विद्रोह का। अगला कारण है आर्थिक कारण। तो आर्थिक विसंगतियां भी पैदा हुई, तो इसी वजह से ये सब ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों तथा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया। तो ये जो ब्रिटिश भू नीतियाँ थीं, यथा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी आदि व्यवस्था के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया, मतलब इनसे दुगना तिगना कर वसूला गया, तो इससे इनका गुजारा नहीं हो पाता था। ये भी 1857 के विद्रोह का कारण बना। व्यापारिक कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा। व्यापारिक कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी लाभों में समस्त लाभों को केंद्र में रखकर धन उगाही का साधन बनाया। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी व हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग व किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। कृषि में जो है चाय, चीनी, कपास, नील ये सब उगाए जाने लगे। उसकी वजह से व्यापारी खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, अनाज की कमी आने लगी। अगला कारण है सैन्य कारण। सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 5:1 था, यानी कि 5 भाग जो है भारतीय सैनिक थे और एक भाग में अंग्रेज। सैन्य सेवा में नस्ली भेदभाव विद्यमान थे। सैन्य सेवा जो थी उसमें नस्ली काले गोरे का भेदभाव विद्यमान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक
अधिकतम सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। मतलब सेना में भी हम भारतीय जो है सूबेदार पद तक ही पहुंच सकते थे, उसके ऊपर पद पे नहीं, क्योंकि वो हमें अयोग्य मानते थे। लॉर्ड कैनिंग ने समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया। तो सामान्य सेवा भर्ती जो है अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों का जाना अंग्रेजी आदेश पर निर्भर हो गया या भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। में डाकघर, तो 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया। डाकघर अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकारों के हनन जैसा था। 1854 में डाक अधिनियम के द्वारा अब सैनिकों को भी अपने पत्रों पे स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया था। नोट ध्यातव्य है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग, तो यह कब आया? 1857 विद्रोह के दमन के बाद आया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। तो सेना में जो रेजिमेंट हैं जाति के आधार पर पील आयोग द्वारा विभाजित की गई। जैसे अहीर थी उस समय, जाट, राजपुताना, तो ये सभी रेजिमेंटें अलग अलग थीं। तात्कालिक कारण क्या थे? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। तो तात्कालिक कारण यह बना, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांत से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। तो तत्कालिक कारण में सबसे मुख्य कारण यह था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। इसकी वजह से 1857 में क्रांति हुई, क्योंकि उन्हें अपना धर्म जो है खतरे में लगा। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। तो अधिकारियों ने बगैर जांच किए बगैर इसका खंडन कर दिया। कालांतर में आगे चलकर यह बात सही साबित हुई कि गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में वुलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती है। तो शस्त्रागार में गाय और सूअर की चर्बी जो है प्रयोग की जा रही थी। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करने तथा उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो 1857 का विद्रोह जो है तत्कालिक कारण कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का मूल कारण था।
है 1857 का प्रारंभ। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। एनसीईआरटी के अनुसार मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हायरसे था। 1857 के विद्रोह के दौरान कमांडिंग ऑफिसर जो है हायरसे था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल हेविड थे। जब 10 मई को जो है छावनी में के अधिकारी जनरल हैविड थे। विद्रोह का विस्तार, तो विद्रोह हुआ और विद्रोह किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया? विद्रोह का विस्तार जो है दिल्ली। विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया तथा 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुँचे। 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ और 11 मई को दिल्ली पहुँचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित किया। तो 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट और वह क्रांति का नेता घोषित किया। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार दिसंबर 1857 को हो गया। 12 मई को इन्होंने अधिकार किया, फिर सितंबर 1857 को पूरी तरह हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और पौत्र को यह वचन देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई थी। इसकी सूचना जीनत महल ने दी थी। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जो है जीनत महल ने दी थी। अब लखनऊ में इसका क्या प्रभाव पड़ा?
जून 1857 में विद्रोह का आरंभ बेगम हजरत महल, इनका मूल नाम था महक परी के नाम से भी जानी जाती थी, के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस जो है लखनऊ में स्थित रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। अंत में कैंपबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तात्या टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हेवलाक मारा गया। कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारा गया। अगला, कानपुर इससे कैसे प्रभावित था और यहाँ किसने नेतृत्व किया? 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धोंदू पंत ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। इसका झांसी में क्या प्रभाव पड़ा इस विद्रोह का? झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जन्म वाराणसी, मृत्यु ग्वालियर, के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में ह्यूरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले थे। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला। अपने गौरिल्ला युद्धों द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 1859 में ग्वालियर में उन्हें फांसी दे दी गई। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था? मानसिंह ने जो है मुखबरी की थी। बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा? जगदीशपुर में विद्रोह बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विसेट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। तो यहाँ से बाबू कुंवर सिंह जो है फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्लाह ने किया। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। अगला है इलाहाबाद में इसका क्या प्रभाव रहा? इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ, जिसकी कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंत में जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इलाहाबाद का विद्रोह किसने दबाया? नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया, जनरल नील। और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। बनारस, सामान्य जनता का विद्रोह।
यहाँ जो है कोई इसका मुखिया नहीं था, सामान्य जनता ने ही विद्रोह कर दिया। कर्नल नील द्वारा दमन, यहाँ बच्चों एवं स्त्रियों को भी मृत्यु दे दिया गया। यहाँ बच्चों और स्त्रियों को ही मृत्युदंड दिया गया। बरेली, बरेली में खान बहादुर खां ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। खान बहादुर खां ने विद्रोह किया। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया और खान बहादुर खां को फांसी दे दी गई। इसका जो है राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा? राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। असम में भी 1857 का विद्रोह जो है, असम में विद्रोह की शुरुआत मनीराम दत्त ने तथा अंतिम राजा के पोते कंदर पेशवर सिंघा को राजा घोषित कर दिया। मनीराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में इसका क्या प्रभाव पड़ा? उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साई विद्रोहियों के नेता बने। 1862 में सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें देश से निकाल दिया गया। नोट, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे, विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई जिसे अजीमुल्ला ने लिखा था। तो एक झंडा गीत की रचना जो है किसने की थी? अजीमुल्ला ने। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया था। बंगाल, पंजाब, राजपुताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका। यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश की सहायता की। सती चौरा घाट की घटना जो है, यह घटना बहुत मुख्य है। कानपुर में नाना साहब ने सती चौरा के पास अंग्रेज़ों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया, किंतु उन्हें धोखे से मारकर, इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, अपने आप पर कलंक लगा लिया। बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं को वीर गति मिली, किंतु नाना साहब व बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे? जो विद्रोह असफल रहा, कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे जमींदारों व शिक्षित लोगों का साथ न मिलना, विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, किंतु किसी ठोस योजना पर अमल ना कर सके। सैनिकों ने भी पूर्णतः में विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे तो पंजाब, गोरखा व मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। अंग्रेज़ों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का होना था।
जॉन लॉरेंस तो यह कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। संगठन अनुशासन सामूहिक योजना केंद्रीय नेतृत्व का अभाव नेताओं की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी के समय समग्र रूप से असफलता का कारक माना जा सकता है। विद्रोह का महत्व, इसका क्या महत्व रहा? 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्रभक्ति के बीज पैदा हुए। तो इस विद्रोह ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो यही हमारे आज़ादी के हम बीज साबित हुए। विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम भी कुछ हुआ होगा। स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाज़ा सदा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने अपनी कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कहाँ पढ़ी गई थी? तो यह है इलाहाबाद में दरबार में। इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। इन सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। भारत का सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। मतलब ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। (1858) अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो यहाँ से 1858 में कब लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय बना? प्रथम जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था 1858। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए। भारत सरकार अधिनियम जो है 1858। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सौंप दिया गया। (1857) के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत।
तो 1857 के विद्रोह के यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। L.E.R. रोज ने कहा है, किसने कहा है? L.E.R. रोज। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजूमदार ने कहा है। R.C. मजूमदार ने क्या कहा? 1857 का विद्रोह जो है ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजूमदार। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थ सिपाही विद्रोह था। सीले ने इसे कहा है, यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस ने कहा है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। T.R. होम्स ने कहा है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह विद्रोह स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। B.D. सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम व W. टेलर ने इसे कहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। 1857 में प्रमुख पुस्तकें भी लिखी गई। द इंडियन वार ऑफ डिफेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ डिफेंस इंडिपेंडेंस B.D. सावरकर ने लिखी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टॉक 1857। द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता ने लिखा। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट यानी कि 1857 की महान क्रांति अशोक मेहता ने लिखी। अगला है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। R. मजूमदार ने किताब लिखी है। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859 शशिभूषण चौधरी ने लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया जॉन विलियम काय। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया जॉन विलियम काय। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 सर सैयद अहमद खान ने लिखी। द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस H.P. चट्टोपाध्याय ने लिखी। 1857 S.N. सेन ने पुस्तक लिखी खाली 1857। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसे ऐसे ही जानकारीफुल वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।